हेलो एवरीवन। हम लोग हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज 61 से लेके 70 क्वेश्चन तक देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहला क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन है। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस आप लोग प्लेलिस्ट बना देते हैं, तो उसमें एक एक करके वीडियो देख लेना आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आपको जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ये समझ में आ रही होगी। और वीडियो को आराम से ही देखना, क्योंकि अगर जल्दी में देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसमें बढ़िया तरीके से समझाया गया है। आप लोग अच्छी तरीके से देखिए। अगर ये 100 क्वेश्चन भी आप लोग कंप्लीट कर लेंगे तो आपके एग्जाम में हिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चंस फंसने लगेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर बम फेंका था, यह मानकर कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे। देखिए, आप सबसे पहले जानिए कि इसमें मुजफ्फरपुर न्यायाधीश ने एक जजमेंट सुनाया था जो कि भारतीयों के हितकर नहीं था। तो इसके लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने, मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश थे किंग्सफोर्ड, इन पे बम फेंकने की प्लानिंग बनाई। और जब प्लानिंग बनाई तो उस समय इसमें एक व्यक्ति था कैनेडी, और उसकी फैमिली जा रही थी, जो कि एक वकील था। ये जो कि कौन था, ये एक वकील था। इसकी फैमिली जा रही थी, तो इसके ऊपर बम गिरता है और कैनेडी और इसकी फैमिली में इसकी बेटी मर जाती है। तो जिससे जो प्रफुल्ल चाकी थे ये आत्महत्या कर लेते हैं। और जो खुदीराम बोस हैं, मात्र इनको 15 वर्ष की अवस्था में, अंग्रेज 18 वर्ष बताते हैं लेकिन मात्र 15 वर्ष की अवस्था में खुदीराम बोस को 15 वर्ष की अवस्था में फांसी हो जाती है। और ये सबसे यंगेस्ट थे। खुदीराम बोस सबसे यंगेस्ट पर्सन थे क्रांतिकारियों की लिस्ट में जिनको फांसी दी गई थी। ठीक है, तो 1908 में, ध्यान रखना ये घटना कब की थी, 1908 की। ये घटना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1908 की, कई बार एग्जाम में आई है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है इसी जगह पे, जो जब जिस समय पुणे में, या फिर कह सकते हो कि जो जगह थी मुंबई और पुणे के बीच में, तो वहाँ पे प्लेग फैला हुआ था। प्लेग फैला हुआ था। तो उस समय क्या हुआ था, प्लेग फैलने के समय जो दो अंग्रेज अधिकारी थे, एक का नाम था कमिश्नर रैंड और एक का नाम था एम हर्स्ट। क्या नाम था, एम हर्स्ट। दो व्यक्ति थे। इन लोगों ने जनता के साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। इसकी वजह से मतलब कि क्रुद्ध होकर, यानी कि गुस्सा होकर, चापेकर बंधुओं ने इनकी हत्या कर दी थी। चापेकर बंधुओं का नाम याद रखना, सबसे बड़े क्रांतिकारियों में इनका भी नाम आता है। चापेकर बंधुओं ने जानते हुए कि हमें फांसी होगी, इसके बाद भी कमिश्नर रैंड और एम हर्स्ट की हत्या कर दी थी। ये काफ़ी चीज़ों में फंसे हुए थे। ये अंग्रेजों बिल्कुल भी भारतीयों को मरने के लिए छोड़ देते, एक तरीके से बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। और इसीलिए जो भारतीय मर रहे थे, ये इनके सामने देख रहे, चापेकर बंधु लगे हुए थे हेल्प करने में लोगों की, लेकिन इसके बाद भी ये जो प्लेग में जो दबाव आती बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे लोग, तो इसी वजह से चापेकर बंधुओं ने इनकी हत्या कर दी। ठीक है, ये नाम याद रखना दोनों। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, चापेकर बंधु जो थे ये किसकी विचारधारा से प्रेरित थे। तो ध्यान रखेंगे बीजी तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। ध्यान रखना, तिलक जी से ये प्रभावित थे। ठीक है, तिलक जी के बारे में आप लोग पता है, काफ़ी कुछ बता भी चुके हैं। और आप लोग चाहो तो एक बार बता देना इनकी मृत्यु कब हुई थी और इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया था। ठीक है, देखिए, जिस समय 1947 में, वैसे मैंने कराया है क्लास में, 1947 के समय, जिस समय अंग्रेजों ने हमें 3 जून 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम के लिए माउंटबेटन योजना जब दी थी, तो उस समय 1947 जब हमें स्वतंत्र कर दिया, उस समय कहा, इसी योजना के तहत कहा था कि कोई भी राज्य, जो 545 या 547 देसी रियासतें थीं, इनमें से जो भी चाहे भारत के साथ रह सकता है, जो भी चाहे पाकिस्तान के साथ रह सकता है, और जो भी चाहे वो अपना अलग देश बना सकता है, यानी कि फ्री रह सकता है। तो इसी बेस पे हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ और भोपाल ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये सारी जो रियासतें थीं, इन लोगों ने सोचा कि हम लोग आराम से
जो है देश बना लेते हैं। लेकिन भोपाल बीच में पड़ रहा था तो भोपाल के राजा मान गया, लेकिन बाद जूनागढ़ भी इस जनमत संग्रह के आधार पर मान गया था। लेकिन बाद में हैदराबाद जो है, हैदराबाद जो निज़ाम था, इन लोगों ने साफ मना कर दिया था कि हम लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे भारत संघ में। तो इसके बाद ऑपरेशन पोलो के तहत, ऑपरेशन पोलो 1948 में चलाया जाता है सरदार पटेल के द्वारा, सरदार पटेल के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और पटेल जी ने ऑपरेशन पोलो के तहत 1948 में हैदराबाद को भारत संघ में शामिल कर लिया बलपूर्वक, ध्यान रखेंगे। अब इसी के बाद पटेल जी को लौह पुरुष कहा गया। क्या कहा गया? भारत का लौह पुरुष, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसके इसके अलावा एक नाम और दिया गया था, इसके अलावा एक और नाम दिया गया था भारत का, क्या बोलते हैं इसको, बिस्मार्क, याद नहीं आ रहा था, बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क कहा गया इनको। लौह पुरुष और बिस्मार्क, भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क इनको कहा गया, इसी कारण बस ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछ लेता है, जम्मू कश्मीर में राजा कौन थे? तो राजा हरि सिंह थे। इन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को 26 अक्टूबर 1947 को इस पे साइन किए थे, ध्यान रखना, क्या किए थे? साइन किए थे, ठीक है। किस पे? कि विलय पत्र पे साइन कर दिए थे इंडिया के, ध्यान रखो इस चीज़ को, ठीक है। हरि सिंह थे। और इन्हीं के जो वजीर थे, जो यहाँ आप कह सकते हो जो मंत्री थे, क्या बोलते हैं इनको, प्रधानमंत्री जो थे, शेख अब्दुल्ला थे, जो इनके पिताजी, ठीक है, शेख अब्दुल्ला थे। और शेख अब्दुल्ला ने एक पार्टी का निर्माण किया था, उसका नाम आप लोग बता सकते हैं, वैसे चलो नहीं बताना तो हम बता देते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, इसकी स्थापना 1932 में की थी, ठीक है। कॉन्फ्रेंस, ठीक है, कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1932 में की थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ठीक है, उमर अब्दुल्ला के पिताजी थे शेख अब्दुल्ला, ठीक है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं बीता इनका, ठीक है। जो अभी प्रेजेंट टाइम में उमर अब्दुल्ला है, इनके पिताजी हैं शेख अब्दुल्ला। आगे चलें। हाँ, द्वितीय शताब्दी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? तो कागज बनाने की कला ऑब्वियसली चाइना ने खोजी थी। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा पेपर जो होता है, अखबारी कागज जिसको बोलते हैं, उसका निर्माण कौन करता है? अखबारी कागज, अखबारी कागज निर्माण कौन करता है? कौन सा देश? तो कनाडा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कहाँ पे? कनाडा निर्माण करता है सबसे ज़्यादा। एक क्वेश्चन और पूछेंगे यहीं पे कि जो, हाँ, 2-3 क्वेश्चन ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। जो चाय का प्रचलन था, ये भी जो चाय थी, चाय का प्रचलन जो है यहीं से, चीन से पहली बार स्टार्ट होता है। एक बार और ध्यान रखना कि जो क्या बोलते हैं इसको, प्रतियोगिता परीक्षा, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, इसकी स्टार्टिंग करने वाला भी चाइना ही था। चाय की स्टार्टिंग करने वाला और कागज़ की खोज करने वाला, ये सब कौन था? चाइना ही था, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ, और इंडिया और चाइना के साथ में एक पंचशील समझौता हुआ है, इंडिया और चाइना के साथ में एक पंचशील समझौता हुआ है, जो हुआ था 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 64, 64 में देखेंगे, सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिग्रहित किया था? सिंध को, ठीक है, सिंध को पूछेगा अगर तो 1843 में अधिग्रहित किया था, 1843 में। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना है कि सिंध विजय का श्रेय किसको जाता है? तो एक नाम था चार्ल्स नेपियर। क्या नाम था? चार्ल्स नेपियर। ये अंग्रेजों का एक तरीके सेनापति था, इसको जाता है, ठीक है। और इस समय पूछ लेगा कि गवर्नर जनरल कौन था? तो एलन बरो। कौन था? एलन बरो। गवर्नर जनरल कौन था? तो एलन बरो। और एलन बरो का जो कार्यकाल है ना, वो 1842 से लेके 44 तक रहा है। तो एलन बरो के कार्यकाल में 1843 में चार्ल्स नेपियर ने सिंध को कैप्चर कर लिया था, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। और एलन बरो के टाइम में एक क्वेश्चन ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, दास प्रथा का अंत किसने किया था? तो एलन बरो ने, ठीक है। मुगलों के टाइम में अकबर ने, और यहाँ पे एलन बरो ने 1843 में ध्यान रखना, 1843 में दास प्रथा का अंत किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन ध्यान रखना और कि जो पंजाब को जीता था, पंजाब को अंग्रेजों में मिलाया था
अंग्रेज राज में लाया था, तो वो भी चार्ल्स नेपियर ही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखेंगे। हाँ, यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? तोपें प्रदान करने का श्रेय जाता है फ्रांसीसी को। किस जाता है? फ्रांसीसी को। ठीक है, अब फ्रांस के जो नेता थे, तो उन्होंने जो है इसी के बाद जो फ्रांस के जो नेता थे, इन लोगों ने जो है समर्थन दिया था शिवाजी को, और शिवाजी ने इसी के बाद सबसे पहला जो 1656 में सबसे पहला अपना युद्ध चंद्र राव मोरे, ठीक है, चंद्र राव मोरे, इनके खिलाफ जीत ली थी। इसको जवाली का युद्ध बोलते हैं, और इसी के साथ जीत लिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। शिवाजी मराठा साम्राज्य संस्थापक हैं। 1627 से लेकर 1680 तक इनका कार्यकाल रहता है। 1674 में इनको क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। और बीजापुर के जो सेनापति थे अफजल खान, आपको पता है 1659 में उनको भी पराजित कर दिया था, 1659 में। ठीक है, ये सब कुछ ध्यान रखोगे आप लोग। ठीक है, कैसे कैसे औरंगजेब ने उनको बंदी बनाया, मैंने आपको सब कुछ बताया है इसके बारे में। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन, 66 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, लेनिन का संबंध किससे है? देखिए, लेनिन एक विचारधारा के रूप में भी आता है कि समाजवादी विचारधारा की नींव किसने रखी थी? लेनिन ने रखी थी। ठीक है, लेनिन का संबंध रूसी क्रांति से है। किससे? रूसी क्रांति से। 1917 में एक क्रांति हुई थी जिसको, ठीक है, जिसको बोल्शेविक क्रांति भी कहा गया था। ठीक है, तो इसी के समर्थन कौन थे? लेनिन थे। और यहीं पे जार को हटाकर मजदूर और किसान की सरकार बनाई थी, इसे कहा गया समाजवादी सरकार। ध्यान रखना, समाजवादी सरकार। ठीक है, लेनिन। ठीक है, रूसी समर्थक, रूसी एक नेता थे लेनिन। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, अगर पूछ ले समाजवाद का जनक कौन था, तो कार्ल मार्क्स। कौन था? कार्ल मार्क्स। ठीक है, और कार्ल मार्क्स की एक बुक फेमस है, दास कैपिटल। कौन सी है? दास कैपिटल। ये सब क्वेश्चन आपको आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके बाद आप लोग एक क्वेश्चन और ध्यान रखना कि जो चीन की क्रांति है 1949 में हुई थी, इस बात सही लिखी है, लेकिन लेनिन का संबंध इसमें पूछा था, इसलिए आपको जो है 1917 ध्यान रखना है। आंसर यही होगा। ठीक है, हाँ, लेनिन का संबंध पूछा है, ना कि पूछा कौन सही है। ठीक है, तो 1949 में चीनी क्रांति हुई थी। ठीक है, और चीनी का पिता पूछ लिया है कि चीन का राष्ट्रपिता कौन है। रूस का राष्ट्रपिता लेनिन को ही कहा जाता है। ध्यान रखना, जो रूस देश है, रूस का राष्ट्रपिता भी लेनिन को कहा जाता है। ठीक है, BI लेनिन नाम है इनका। ठीक है, और अगर पूछे चीन का पिता कौन था, चीन का राष्ट्रपिता कौन है, तो नाम आता है सन्यात सेन। कौन नाम आता है? सन्यात सेन। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है अभी तक। ठीक है, ये एक बार पूछा गया है। सन्यात सेन चीन के राष्ट्रपिता हैं। ठीक है, और अगर पूछ ले कि फ्रांसीसी क्रांति, तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1849 में, और 1789 में। ठीक है, और लुई सोलवे के समय। ठीक है, 1789 में, 1849 गलत लिखा है, 1789 में। ठीक है, ध्यान रखोगे, 1789 में हुई थी फ्रांसीसी क्रांति, और इससे समय कौन था? लुई 16वां राजा थे। लुई 16वां राजा थे इसमें, और इन्हीं को जो फंडामेंटल राइट के उल्लंघन में इनको फांसी हुई थी। ध्यान रखना, और इसी समय एक नारा दिया गया था, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा का। ठीक है, नारा दिया गया था, और ये हमारे यहाँ जो प्रस्तावना है उसमें उठाया भी गया है। ठीक है, ध्यान रखोगे। अब आगे चलते हैं, 67 नंबर। ठीक है, देखिए, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने संस्थापित किया? चिश्ती सिलसिले को, देखिए, चिश्ती सिलसिले को स्टार्टिंग करने का नाम आता है मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन आप इसमें क्वेश्चन समझ सकते हो कि ये जो थे, ये सूफी संत थे, सबके सब सूफी संत थे, और ये जो थे मोहम्मद गौरी जो था ना, मोहम्मद गौरी, उसके साथ में आए थे। ये मोहम्मद गौरी के साथ में ये आए थे। ठीक है, सबके सब इन्वेडर के साथ ही आए हैं ये। ठीक है, ये कोई इंडियन नहीं थे। जिनकी अजमेर में दरगाह बनी है, अजमेर में इन्होंने केंद्र बनाया था। अजमेर को क्वेश्चन पूछा गया है कि इन्होंने किसको केंद्र बनाया था, तो अजमेर को इन्होंने केंद्र बनाया था। और इसी के बाद में आए निजामुद्दीन औलिया, इनके से हुए निजामुद्दीन औलिया, और इसी के बाद बने बाबा फरीद। ठीक है, ये सब इसी के संत हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। सूफी का मतलब होता है, जो सूफी होता है ना, सूफी का मतलब होता है पवित्र। मतलब कि ये सब चीज़ें पवित्र बोल जरूर दी गई हैं, लेकिन उतनी पवित्र नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ें मिला के बनाई गई हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 68। ठीक है,
1853 में लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने पहली बार टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत जो है किस किस के बीच में की थी। देखिए, टेलीग्राफ लाइन पूछे तो भी इसी का नाम आता है डलहौजी का, और रेलवे लाइन पूछे तो भी नाम इसी का आएगा, और दोनों ही 1853 में स्टार्टिंग की थी, ठीक है। रेलवे की तो एग्जैक्ट डेट है 16 अप्रैल 1853 को, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बम्बई से ठाणे के बीच में और कलकत्ता से आगरा के बीच में स्टार्टिंग की थी टेलीग्राफ लाइन की। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और डलहौजी को जो है राज्य हड़प नीति के सिद्धांत के लिए जाना जाता है, राज्य हड़प नीति का सिद्धांत, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि जो डलहौजी की नीति थी, ये वाली जो रेलवे की जो नीति थी, इसका समर्थन किस नेता ने किया था, तो कार्ल मार्क्स ने। हालांकि कार्ल मार्क्स ब्रिटेन का बहुत विरोधी था, लेकिन फिर भी उसने समर्थन क्यों किया था, क्योंकि इसमें भारतीयों को जाने में जो प्रचार प्रसार था, इसे करने में बहुत आराम हो गया था, इसीलिए। हालांकि अंग्रेजों ने रेलवे का निर्माण जो किया था, तो वो किया था अपनी सुविधा के लिए, लेकिन ये भारतीयों को भी जो स्वतंत्रता संबंधी जो कानून, हम लोग स्वतंत्रता संबंधी जो आंदोलन चला रहे थे, उसमें भी सहायता पहुंचाने लगा, क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी सब जगह पहुंचाया करते थे, इसलिए फ़ायदेमंद हो गया, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। डलहौजी के इस जो एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे पहले किस राज्य को, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था, इसके तहत सबसे पहले किस राज्य को बंद, मतलब कि उसने कैप्चर्ड किया था, तो सतारा था, ठीक है। ध्यान रखेंगे, सतारा। झांसी को भी इसी के तहत किया था, ठीक है। कुशासन के आधार पर किसको किया था, अवध को किया था, ठीक है। ये सब जो अगर पूरा थोड़ा अच्छी तरह से देखना हो तो क्लास में कभी करा देंगे इस चीज़ को, बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में ये, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। हाँ, ध्यान रखेंगे। इसी के समय आईसीएस की परीक्षा भी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत इसी समय हुई, रेलवे लाइन की शुरुआत भी इसी समय हुई, और इसी आधुनिक भारत का मतलब कुछ हद तक निर्माता भी कहा गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। अब आगे चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय जापान किसकी ओर से लड़ा था। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के टाइम में जापान जो था ब्रिटेन के पक्ष से लड़ा था, ध्यान रखोगे, ठीक है। ब्रिटेन के पक्ष से लड़ा था, लेकिन जापान और इटली, जब संधि होती है कौन सी वाली, प्रथम विश्व युद्ध के बाद संधि होती है, जो जिसको बोला गया था पेरिस की संधि, ठीक है। पेरिस की संधि होती है, तो पेरिस की संधि में जापान और इटली को जो चाह रहे थे वो नहीं मिल पाता है, उतना नहीं मिल पाता जितना आशा रखे थे। तो इस कारण से क्या हुआ, जापान और इटली ने जो द्वितीय विश्व युद्ध था 1939 से लेके, पहली बात तो ये बताएंगे, पहला कब से कब तक हुआ, 14 से लेकर 18 तक, और दूसरा 39 से लेकर 45 तक, 1939 से 1945 तक, ठीक है। तो इसमें जो है पेरिस संधि जो होती है, इसमें नहीं मिल पाता इतना, तो जापान और इटली के साथ में जापान और इटली जो है बाद में दूसरे विश्व युद्ध में इनके खिलाफ लड़ जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखोगे। तो पहले में कौन किस साथ लड़े थे, तो ब्रिटेन के साथ लड़े थे, ध्यान रखना, किसकी ओर से लड़ा था, ब्रिटेन की ओर से लड़ा था, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में आता है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था। तो ऐसे जो ब्राह्मण थे, इन्हें श्रमण कहा गया। क्या कहा गया, श्रमण कहा गया, ठीक है, श्रमण कहा गया है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। हालांकि अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो किसी दूसरे धर्म के प्रभाव में अगर पहुंच जाए तो उसे क्या कहा गया, तो भी श्रमण ही कहा गया है, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जितने भी ऐसे जो वक्तव्य आते हैं, जो किनको क्या कहा गया है, ये क्वेश्चन भी कभी कभी आते हैं, तो वैदिक काल में विशेष तौर पे, और जो भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे जैसे बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में जो सन्यासी होता है उसको क्या कहते हैं, तो भिक्षु कहते हैं, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इन सब क्वेश्चन को भी आप लोग देख लेंगे। और थैंक यू दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर देना अगर किसी को हो सके तो। थैंक यू दोस्तों।